नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं, लेकिन पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा की, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। पटाखों की फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आपको बता दें भीषण आग लग गई है। इसमें 10 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमारी सहयोगी आपको बता दें अमृतांशी वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनके पास जाने की, क्योंकि उन्हीं को मैं सुन रही थी, वो कह रही थी सेना की मदद ली जाने वाली है। और ये तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं कि किस तरह से जो आसपास के घर थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अमृतांशी, क्या हालात हैं इस समय वहां पर, बताइए दर्शकों को। देखिए, हालात यहाँ पर बहुत ही ख़राब है। मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक 4 स्टोरी पटाखा फैक्ट्री हुआ करती थी। अब शायद आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ मलबा दिख रहा होगा। वो भी शायद कम दिख रहा हो क्योंकि धुएं का गुबार है, और इस धुएं के गुबार के नीचे मलबा है, और इस मलबे के नीचे कई लाशें जो हैं वो दबी होने की आशंका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरदा ज़िले के अगर हम बात करें बैरागढ़ इलाके की हैं। यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट है वो करीब 12 बजे के हुआ था, और इसके बाद यहाँ पर जो आग है वो धधकती गई, वो बढ़ती गई। अब यहाँ पर जो है रेस्क्यू का काम जारी है, राहत और बचाव कार्य जारी है। शायद आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और लगातार यहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड्स और जो जेसीबीज हैं वो लगातार यहाँ पर कामकाज कर रही हैं, और पूरा जो है मलबा हटाया जाएगा। मलबा इसलिए हटाया जाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे हो सकता है, आशंका है कि लाशें इसके नीचे दबी हुई हैं। इस फैक्ट्री की लापरवाही के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी ये तस्वीरें दिखाते हुए, कि 6 महीना पहले करीब सितंबर के अराउंड इस फैक्ट्री को सील किया गया था। इसके पहले भी यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं, इसके पहले भी ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया गया। और उसके बाद जब सबक नहीं लिया गया, लापरवाही लगातार जारी रही, तो अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। 10 से 11 मौत की बात अभी यहाँ पर जो है ऑफिशियली कही जा रही है, लेकिन 150 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरी घटना के दौरान घायल हुए हैं। सामने के घर आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक से बोलूँगी कि वो आपको दिखाएंगे। घर पूरे टूट चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, पूरा मलबा है, तहस नहस है। हमने अभी यहाँ पर वो तस्वीरें देखी हैं जब यहाँ से एक बॉडी को निकाला गया। बॉडी तो मैं उसको नहीं कहूँगी, कंकाल कहूँगी। वो पूरी तरीके से जो है बॉडी जल चुकी थी। पहचानने से भी कोई इनकार कर दे अगर जो है उसकी बाद में जांच हो, इस तरह की हालत यहाँ की बॉडीज़ की हो रही है। शायद आपको वो साउंड सुनाई दे रहा होगा, अभी भी अंदर जो है वो पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि आग कहीं ना कहीं धधक रही है। आग अभी तक बुझी नहीं है, लोगों की भीड़ यहाँ पर है। अब रात होने वाली है तो यहाँ पर हालात इसलिए बिगड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब राहत बचाव कार्य थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुला लिया गया है। सरकार की ओर से बात कही जा रही है कि यहाँ पर सेना की भी मदद जो है वो ज़रूर दी जाएगी। हालांकि 4 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी जो डिसीज हैं, जो घायल हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं मुआवजा देने की बात कही जा रही है। लेकिन शायद मुआवजे से यहाँ पर जो लोग थे, उनके जो परिवारजन होंगे, मुआवजे से शायद वो कम ना हो पाए, क्योंकि जो हालत यहाँ पर है, जो मलबे के नीचे शायद अभी कोई लाशें दबी होंगी जिनकी आशंका है, उनको शायद कोई पहचान भी ना पाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर 500 से 1000 वर्कर्स काम करते थे, 350 ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड थे। कई लापरवाहियाँ इसमें की गई हैं। अगर आप देखेंगे अभी भी आपको पीछे पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे होंगे। ना आग धधकना बंद हो रही है, ना धुएं का गुबार छट रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो निकल रही हैं तो सिर्फ लाशें निकल रही हैं, और अभी 11 लोगों की मौत जो है इसमें बताई जा रही है। जी अमृतांशी, आप यहाँ पर हालात पर नज़र रखिए, और आपने जो जानकारी दी है बिल्कुल समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर भयावह स्थिति इस समय बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर 10 से 11 लोगों की मौत की बात हुई है। पटाखा फैक्ट्री, और अभी भी छुटपुट पटाखे यहाँ पे जल ही रहे हैं, और 150 के करीब अमृतांशी का कहना है कि यहाँ पर लोग घायल हुए होंगे, और बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे थे। करीब 350 तो रजिस्टर्ड ही थे, 500 से ऊपर लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और जो आसपास के मकान हैं, जो फैक्ट्री थी वो तो बिल्कुल मलबा हो चुकी है, और जो आसपास के मकान हैं वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। ये एरियल व्यू जो आया था उस हादसे के बाद ये सामने है। सबने चिंता जताई है, और इस खबर पर हम लोगों की लगातार नज़र बनी हुई है। आगे भी आपको इस पर जानकारी देते रहेंगे।
और मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें या कॉमन सिविल कोड, उत्तराखंड जिसे लाने वाला पहला राज्य बन गया है। कई सौ पन्नों के इस बिल को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया है और उस पर इस समय भी चर्चा चल रही है, जो कल भी चलेगी। बिल के 5 अहम पहलू माने जा सकते हैं: विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं किस तरह से इसमें 5 पहलू हैं, जिसको कुल मिलाकर ये पूरा यूसीसी का बिल हम सबके सामने आया है। और इस पर आपको बता दें, इस बिल को लेकर सरकार के अनुसार, उत्तराखंड की सरकार के अनुसार, ये बिल हिंदू मुस्लिम वाद विवाद से संबंधित नहीं है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों से परे कानून बनने जाएगा। यूनिफॉर्म की बजाय कॉमन सिविल कोड का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रगतिशील कानून है और जिसे केंद्र में महिलाओं और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि ये कानून लोगों के अधिकार छीनने के नहीं, बल्कि लोगों को अधिकार देने से संबंधित है। और ये कानून, सरकार का कहना है कि सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। तो आगे बढ़ने से पहले जो सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। जो सुनने में आ रहा है कि यह 500-700 पन्नों का पृष्ठों का मसौदा ड्राफ्ट है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसको अध्ययन कर सकें और उसको रेखांकित कर सकें। लेकिन सरकार चाहती है कि आज ही प्रस्तुतिकरण होगा और आज ही उसको पारित किया जाएगा। तो इतना समय, इतनी हड़बड़ी किस बात की है, इतनी उतावली किस बात की है? 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद, ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, और इससे अलग हट करके जो सोचने वाले हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। और उत्तराखंड में यूसीसी बिल को लेकर मुसलमानों के एक संगठन ने समर्थन जताया है। जमायते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सऊदी समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम बहुल देशों में है और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में लागू है। ऐसे में भारत में इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं। आइए सुनते हैं उनके साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की बातचीत। कौमी चौपाल हिंदुस्तान की जो तहजीब है, उसके अंदर जो भी सामाजिक फैसले होते हैं वो चौपालों के माध्यम से, चौपालों के ज़रिए हमेशा हुए हैं। चौपाल मीन्स के सामाजिक बातचीत का एक मंच है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा उत्तर प्रदेश में हम लगभग 23 लोकसभाओं में 4100 गाँव और पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम जाने वाला है। हमारा जो फोकस है वो 23 लोकसभाओं पर है। जो मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर कौमी चौपाल लगा करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम हैं उनको बताने का काम करेंगे और जो समाज भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखता है उसको सरकार को बताने का काम करेंगे, पुल का काम करेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, सरकार के तमाम राज्यों की समितियों में भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन। सवाल एक यही है कि यूसीसी या कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है उत्तराखंड में से, ये कहा जा रहा है कि महिला और बाल अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन यूसीसी को लेकर पहले से कई संदेह जताए जा रहे हैं अब तक। क्या राय है आपकी? निधि जी, मैं एक वकील हूँ और मुझे लगता है इस विषय को थोड़ा सा भावुक ना होके लोगों को संवैधानिक रूप से देखना चाहिए, संविधान के तहत देखना चाहिए।
हमारा संविधान जो 1950 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस संविधान में अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब इसकी कल्पना हमारे संविधान में पहले दिन से ही है कि एक देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कई लोग अनुच्छेद 37 या आर्टिकल 37 की बात करते हैं, जहां कहते हैं कि कोर्ट्स इन्हें फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन उसी के अंदर अनुच्छेद 37 के अंदर में लिखा हुआ है कि सरकार को इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना जब संविधान में ही है, तो लोग, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, ये संविधान से परे है, इसे लागू नहीं करना चाहिए, या ये किसी भारतीय नागरिक के हित में नहीं है, क्योंकि संविधान से ही हमारे अधिकार आते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो अधिकार मुझे पसंद है वही मैं लूंगा, जहां पर मेरी और चीजें हैं मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी हो रहा है कानूनी रूप से, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, संविधान की सोच के तहत उसी हिसाब से हो रहे हैं। मुस्लिम समाज में सवाल रहे हमेशा से, निजी जीवन क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया गया, क्या ये उनमें दखल नहीं है? पहली बात, हम सब भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद आर्टिकल 14 या अनुच्छेद के तहत हमारे अधिकार समान है। अनुच्छेद 25 में कुछ प्रोटेक्शंस हैं माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन चाहे मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज के हो, वो पहले भारतीय नागरिक है, और भारतीय नागरिक होने के बाद वो अपने और अधिकारों की बात कर सकते हैं। उन अधिकारों में भी लिमिट्स है, ऐसा नहीं है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, जहां कहते हैं इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। जिस चीज को इसेंशियल नहीं माना जाता, वहां पर कानून बनाए जा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, नमाज पढ़ना 5 बार इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, तो आप उस पर कानून बना के रोक नहीं सकते। मैं उसका स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन कोई भी मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे तो वो इसेंशियल पार्ट है। लेकिन बहु शादियां, पॉलीगेमी जिसको कहते हैं, वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सो इसेंशियल प्रैक्टिस क्या हुआ कि कोई मुसलमान पुरुष यदि 4 महिलाओं से शादी ना करे, तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो एक अच्छे मुसलमान नहीं है। 1 कर सकते, 2 भी कर सकते, 3 भी कर सकते, 4 भी कर सकते, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि 4 ही करने हैं। तो ये एसेंशियल प्रैक्टिस की एक डेफिनेशन है। लेकिन इससे अगर हटके, क्योंकि ये मेरा एरिया या मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है काम करने का उतना, लेकिन एक वकील होकर इस बात को जरूर मैं कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति कहे कि भारत के संविधान से जिसके मेरे अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 25 भी वहीं से आता है भारत के संविधान से, वो ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 44 जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में वो गलत है, या मान्य नहीं होना चाहिए, या वो सोच संविधान के विपरीत है। ये बात जो है स्वीकार नहीं की जा सकती। तो मुझे इसलिए लगता है कि कई लोग जो है विरोध करते हैं राजनीतिक लोग से, विषयों से, या उनको गलतफहमी है, या उनको पूरी जानकारी नहीं है। और मुझे कोई संविधान ध्यान से पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ध्यान से पढ़े, तो जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना संविधान में ही है, और इसके तहत कोई कार्य अगर हो रहा है वो गैर संवैधानिक हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मत सामने रखने के लिए। इस समय उत्तराखंड विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और एक और कानून की बात जो नकल और पेपर लीक पर लगाम लगाता है। और आपको बता दें, बिल लोकसभा में आज पेश हुआ, उस पर चर्चा हुई और कुछ ही पलों देर पहले ये पास हो गया। तो इसके राज्यसभा में भी पास होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह के पेपर लीक, आंसर की के लीक पर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था, और आइए सुनते हैं उन्हें। और प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी 2023 में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है, और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है।
दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स उसमें भी गड़बड़ पाई जाती है और इम्तहान दोबारा करना पड़ता है। मई 2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम उसका घोटाला होता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए चयन परीक्षाओं के लेकर के। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मार्च 2022 में पाया गया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम 2017। इसके उदाहरण अनेकों हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं, मगर उस विस्तार में अभी ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता पिता के हार्ड अर्नड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है और ये चंद एक लोग जिन्होंने अपना ये धंधा और पेशा बनाया है, ये उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं। और आइए इस पर सुनते कांग्रेस ने क्या कहा है। ये आने से पहला तो प्रधानमंत्री जी कभी कभी मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों को एड्रेस करते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पेपर लीक तो एक समस्या है, लेकिन जो जिस तरह से अनियमितता हो रही है और इरेगुलर सेशन हो रहा है, उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा गड़बड़ी तो ये कि जिस तरह से शिक्षकों की कमी है, लगातार आप देख लीजिए कोई भी हायर इंस्टीट्यूशंस में सब में 50% से ज़्यादा जगह खाली है। तो जब तक ये सब समस्या नहीं दूर होगी तो पेपर लीक का नाम देके और एक कोई बिल आ जाए और नीचे कुछ हो नहीं, तो फिर ये कहीं हम पहुंचते नहीं हैं। असली समस्या जो है उसके मूल में, जड़ में, वहाँ जाने की ज़रूरत है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई सुबह की। 12 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी में छापेमारी। आपके सांसद नारायण दास गुप्ता पर भी ईडी के छापे पड़े हैं कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहाँ रेड हुई है। शलभ कुमार, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर के यहाँ भी रेड हुई और इससे पहले ईडी तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है। और आपको बता दें, रेड को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का क्या कहना है, सुनते हैं। कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। और आइए सुनते मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की नेता का क्या कहना रहा इस पर। लगातार वो लोग जो ईमानदारी, कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। और अब बात लद्दाख की।
लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे पर एकजुट हो गए हैं। यहाँ पूर्ण राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें सोनम वांगचुक जैसे लोग भी शामिल हैं। भूख हड़ताल शुरू करने की तारीख 19 फरवरी दी गई है। लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए। भूख हड़ताल पर जा रहे लोगों ने साफ कहा है कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे। केंद्र ने इस पर हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और अब बात खाने की बर्बादी की। एक और केंद्र सरकार का कहना है कि वो 80 करोड़ आबादी को राशन बांट रही है, यानी हमारे देश में इतने लोगों को अन्न की जरूरत है। साथ ही देश भर में कई राज्य सरकारें अनाज बांटते और सरकारी कैंटीन चलाते हैं, जो 5, 10, 15 रुपए में भरपेट खाने के समाज सेवी वायदे करते हैं। फिर ऐसे में जब खाने की बर्बादी की खबरें आती हैं तो परेशान कर देती हैं। हालांकि ये बर्बादी दशकों से चली आ रही है, लेकिन एक बार फिर से सामने आकर खड़ी हो गई हैं और हम भोजन बर्बाद करने की फहरिस्त में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं। देश में एक तरफ तमाम लोग रोज भूखे रह जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में हर साल जीडीपी का 1% भोजन बर्बाद होता है। यूएनडीपी के फूड वेस्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत के घरों में 6.87 करोड़ टन भोजन हर साल बेकार होता है, जो 50 किलो प्रति व्यक्ति होता है। हर साल 79,000 करोड़ का खाना बेकार जाता है। इस बर्बादी में भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में। महोदय, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भोजन का सेवन भारत में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह एक प्राचीन दृष्टिकोण है जो ब्रह्म को पूर्ण ऊर्जा या पूर्ण वास्तविकता का स्रोत मानता है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में परिभाषित करता है। सनातन धर्म के उपदेश के अनुसार भोजन को प्रसाद के रूप में देखा जाता है, इसीलिए भोजन की बर्बादी धर्म का उल्लंघन है। हमारी भूमि पर नैतिक और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, उसी भूमि में अत्यधिक भोजन की बर्बादी एक गंभीर मुद्दा बनते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति वर्ष 6.87 करोड़ टन भोजन या लगभग 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घरेलू भोजन की बर्बादी के मामले में यह ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, जो चिंताजनक है। भारत में हर साल भोजन पर लगभग 89,000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं। यह भारत के जीडीपी के लगभग 1% के बराबर है। It is a data of earlier survey, but it is little bit lesser now. न केवल भोजन की ही बर्बाद हो रहा है, बल्कि इसे बनाने में जो सभी संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की मेहनत भी बर्बाद हो रही है। हालांकि रिपोर्ट भारत में उच्च भोजन बर्बादी को दर्शाती है। कोई भी यह निर्धारित या नियंत्रित नहीं कर सकता है कि किसी को कितना खाना चाहिए या दूसरों की भोजन की आदतों में कोई दखल नहीं दे सकता है। लेकिन साथ ही मैं अनुरोध करता हूं, हमें निश्चित रूप से व्यवहारिक और नैतिक परिवर्तनों के लिए काम कर सकते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों में जिम्मेदार व्यवहार पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, इससे बच्चों को कम उम्र में ही भोजन के मूल्य के बारे में सीखने में मदद मिलेगी। उन्हें नैतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनने प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। यह हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के लक्ष्य के साथ मेल खाता है और इसका फॉलो करना इसी समय की मूलभूत मांग है। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट हादसों को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इससे जुड़े लिफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमारा आज का बजट है, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है।